हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। तो बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पूरी बात करेंगे। क्या क्या ड्रग्स यूज ली जाती है, कैसे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, सभी के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से मैं बात करूँ, कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। साथ ही साथ जो अकेडमिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। जनरल एनेस्थीसिया क्लास रहेगी लेट्स क्रैक डीएसएसबी, एमसीआरई और पार्ट फर्स्ट, ये जो है क्लास रहेगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉरी स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज कराता हूं तो वही आदत हो रही। क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल्स कि किस तरीके से जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब उससे पहले क्या प्रोसेस किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं जनरल एनेस्थेटिक ड्रग सीधा आपको पढ़ाता तो वो ठीक नहीं था। जैसे मैंने लोकल एनेस्थीसिया पढ़ाया तो मैंने सीधा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग पढ़ा दी, जबकि मुझे पहले क्या पढ़ाना चाहिए था कि लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है, फिर मैं उसके ड्रग्स के बारे में बात करता। वैसे ही मैंने डायरेक्टली अभी क्या लिया है, सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया लिया है, उनके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। ये जो टर्म थी जनरल एनेस्थीसिया, ये किसने दिया? द टर्म जनरल एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया टर्म वाज गिवन बाय ओलिवर वेंडर होम्स। एक साइंटिस्ट बोल दूं या डॉक्टर बोल दूं, उन्होंने ये दिया था, ओलिवर वेंडर होम्स, जिन्होंने क्या नाम दिया था? एनेस्थीसिया। और एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है बच्चों? नो सेंसेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। द एनेस्थीसिया इन प्रेजेंट डे शुड बी बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। आज के डेट में जो यूज लिया जाता है जनरल एनेस्थीसिया, वो कौन सा है? बैलेंस्ड एनेस्थीसिया है। ठीक है, बैलेंस कैसे है वो आगे देखेंगे हम। और ये जो टर्म थी बैलेंस एनेस्थीसिया, वो किसने दिया? जॉन लुंड्री जो थे, उन्होंने दिया 1926 में। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए। एक तो साइंटिस्ट का ये क्वेश्चन कि एनेस्थीसिया टर्म किसने दी थी? ओलिवर वेंडल होम्स ने दी थी। ठीक है, एनेस्थेटिक जो एनेस्थेटिक टेक्नीशियन है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और टेक्नीशियंस के लिए तो है ही साथ साथ। उसके बाद में था बैलेंस्ड एनेस्थीसिया कैन बी अचीव्ड बाय। अब बैलेंस एनेस्थीसिया कैसे बोला इसको और कैसे इसको अचीव किया जाता है वो देखेंगे। बैलेंस एनेस्थीसिया कैन बी अचीव्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग कौन सी टेक्निक्स? जैसे आपने आईवी एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद आपने क्या दिया? इनहेलेशनल एजेंट दिए, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया दिया, उससे हम अचीव इसको करते हैं। देखते हैं। The balanced anesthesia can be achieved by combination of different techniques such as general anesthesia with different agent। ठीक है, डिफरेंट एजेंट कौन से? जो आप एज ए इनहेलेशन एजेंट देते हो, सेवफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, हेलोथेन। ठीक है, वो प्री मेडिकेशन एंड रीजनल एनेस्थीसिया। प्री मेडिकेशन भी उसमें कंसीडर करेंगे और रीजनल एनेस्थीसिया भी उसमें हम कंसीडर करेंगे। अब इसके बारे में ये हुई जनरल बात कि किसने टाइम, किसने जो जनरल एनेस्थीसिया वर्ड था वो किसने दिया। ठीक है, बैलेंस एनेस्थीसिया किसने बोला, उसके बारे में बात हुई। अब देखते हैं आगे। अब आई जनरल एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल की क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले आपको क्या ध्यान रखने योग्य चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपके पास में एक पेशेंट आता है, ओपीडी में आया, आपने उसको एडमिट कर लिया, आईपीडी में वो चला गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले, वो सारे डिस्कशन हम करेंगे। जो लिखे हुए हैं वो बताऊंगा, जो नहीं लिखे हुए हैं मेरी तरफ से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जनरल एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल्स। ठीक है, पेशेंट में बी प्री मेडिकेटेड विथ लोराजेपाम, डाइजेपाम बिफोर नाइट सर्जरी। अब देखो, इन्होंने सीधा क्या बोला कि पेशेंट आपके पास में आया, आपने एक रात पहले उसको, सर्जिकल है, एक रात पहले आपने लोराजेपाम या मिडाजोलाम उसको दे दिया एज ए प्री मेडिकेशन, ताकि पेशेंट जो है अच्छे से सो सके। लेकिन इससे पहले क्या होता है? पहले आपके पास पेशेंट आया, आपने सिलेक्ट किया पेशेंट को, हमें इसकी ओटी करनी है। ठीक है, किसी भी पार्ट की हो सकती है, हो सकता है ऑर्थोपेडिक का हो या फिर कोई भी और चीज का भी हो सकता है, गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले काम होगा उसका इन्वेस्टिगेशन। सारी इन्वेस्टिगेशन आपके पास में आ गई। उसके बाद में सबसे पहले होती है पीएससी। पीएसी, प्री एनेस्थीसिया चेकअप। एनेस्थीसिया देने से पहले जो चेकअप किया जाता है उसको बोला जाता है प्री एनेस्थीसिया चेकअप। क्लियर है? प्री एनेस्थीसिया चेकअप आपने किया, आपने पेशेंट को फिट किया सर्जरी के लिए। हो सकता है वो सर्जरी के लिए फिट ही नहीं हो सकता है आपको उसके कार्डियक रेफरेंस की जरूरत पड़े, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट उसके पास में आप भेजोगे। हो सकता है आपको फिजिशियन रेफरेंस की जरूरत पड़े,
तो आप उसके बाद फिजिशियन रेफरेंस के पास भेजोगे पहले, या फिर सीधा फिजिशियन के पास भेजने से पहले या कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजने से पहले सीधा या आप उसको एज ए प्री मेडिकेशन लोराजेपाम या डायजेपाम थोड़ी दे दोगे, नहीं। पहले पेशेंट की पीएससी होती है जिसको बोलते हैं हम प्री एनेस्थीसिया चेकअप, एनेस्थीसिया देने से पहले। उसमें क्या क्या देखा जाता है, देखो हालांकि पीएससी एक अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं जनरल शॉर्ट बातें बता देता हूँ क्या क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारी, सीबीसी जैसे जनरल इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, ये सारी। उसके बाद में हम उसका देख रहे हैं वायरल मार्कर कि एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है, एचबीएसएजी पॉजिटिव तो नहीं है, वो सारी चीजें हम उसकी चेक करें। माउथ ओपनिंग हम चेक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ जाए, तो आपके पास में क्या असेस है या नहीं है, क्या इंट्यूबेट इजीली हो जाएगा या नहीं होगा, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती है प्री एनेस्थीसिया चेकअप में, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, हो सकता है बीपी बढ़ा हुआ आ रहा हो, बीपी ज्यादा आ रहा है तो आप वैसे ऑपरेट नहीं कर पाओगे, क्यों? ब्लड लॉस ज्यादा होगा, बीपी बढ़ी हुई तो ब्लड लॉस ज्यादा होगा, तो इसलिए फिर फिजिशियन रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको। फिजिशियन उसको जो भी बीपी का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो बीपी को कम करती है वो दवाइयां देगा, उसके बाद हम उसको ऑपरेट करेंगे। हो सकता है उसके और कोई दिक्कत हो, तो उसकी बीपी चेक कर रहे हैं हम, उसकी पल्स चेक कर रहे हैं हम, उसका एसपीओ2 चेक कर रहे हैं, हो सकता है आपको उसको सांस ही सही से नहीं आ रही है, ठीक है, तो भी आपको फिजिशियन रेफरेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें हम जो है, चेस्ट फिजिशियन की जरूरत पड़ सकती है, ये सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप में। और पीएससी के टाइम पे ये डिसाइड होता है कि हम इस पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया देंगे। आपको उस टाइम पे ये भी पता लग जाता है कि किस पार्ट की सर्जरी है, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन सारी आ गई आपके पास में, जो डॉक्टर था, जो कंसल्टेंट था, जिसने जो सर्जन है उसका नोट आपके पास में आ गया, तो उससे पता लग गया आपको किस पार्ट की सर्जरी करनी है, तो उससे आपको जो एनेस्थीसिया देना है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस, पीएससी फिट पेशेंट हो गया, उसके बाद एडमिट हो गया, फिर आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि कल इसकी ओटी होगी इतने बजे, आप इसको एनबीएम कर देना, एनबीएम, निल बाई माउथ या निल पर ओरल, ठीक है, एनपीओ भी बोल देते हैं, एनपीओ, निल पर ओरल, ठीक है। कुछ नहीं देना है मुंह से और कुछ खिलाना भी नहीं है। 8 घंटे पहले सॉलिड फ्लूइड बंद कर देते हैं और लिक्विड फ्लूइड कम से कम 2-3 घंटे पहले तो बंद करना ही रहता है। उसके बाद में फिर ये होगा कि पेशेंट जो है प्रीमेडिकेटेड विथ लोराजेपाम, डायजेपाम बिफोर नाइट सर्जरी, एक रात पहले सर्जरी का आप ये कार्यक्रम जो है कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, बेंजोडाइजेपिन्स आर यूज्ड टू इंड्यूस गुड स्लीप एंड प्रोड्यूस एमनीसिया। बेंजोडाइजेपिन्स कौन है? ये लोराजेपाम और जो आपके डायजेपाम है ना, ये क्या है? बेंजोडाइजेपिन्स क्लास की ड्रग है। ये क्या करती है? अच्छी नींद आएगी पेशेंट को, एमनीसिया बढ़िया तरीके से सोएगा पेशेंट, एंजाइटी उसकी दूर हो जाएगी, ठीक है। लोराजेपाम दे सकते हैं, मिडाजोलाम दे सकते हैं और डायजेपाम, तीनों बेंजोडाइजेपिन्स की ड्रग होती है, लेकिन यहाँ पर लोराजेपाम और डायजेपाम जो है यही प्रेफर किया है। उसके बाद में ऑन द डे ऑफ द सर्जरी, जिस दिन पेशेंट की सर्जरी है उस दिन क्या कार्यक्रम होगा। अब आ गया जी शादी का दिन, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट इज डायरेक्टली शिफ्ट टू द ऑपरेशन थिएटर। पेशेंट सीधा क्या हुआ, ऑपरेशन थिएटर में जो है शिफ्ट हुआ। उसके बाद में वंस द पेशेंट लाइज ऑन ऑपरेशन टेबल, एक बार पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे लेट गया, फिर हम हेर पेशेंट है, क्यों ऐसा नहीं करना है, उसको फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। सॉरी मैं फिजिकल बोल रहा हूँ, मेंटल सपोर्ट, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो, बढ़िया सर्जरी होगी। तो उससे क्या है, एक एंजाइटी उसको नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी तो जो उसकी पल्स है या फिर बीपी है वो बढ़ेगी नहीं। तो उसको क्या करना है, मेंटली सपोर्ट देना है कि कोई परेशान होने की बात नहीं है, समझाना है। और ये कार्यक्रम करने से पहले आपको फाइल चेक कर लेनी है, क्या कंसेंट है या नहीं है, क्या जनरल एनेस्थीसिया देने का कंसेंट है या नहीं है, या एनेस्थीसिया देने का कंसेंट है या नहीं है, सर्जरी करने का कंसेंट है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। ध्यान रहे, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है। पेशेंट एक बार, अच्छा हम जनरल एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं इसलिए एनेस्थीसिया की बात ज्यादा करेंगे, हालांकि बीच बीच में मैं आपको प्रोटोकॉल्स भी बताता रहूंगा। तो सर्जरी के दिन क्या किया आपने, पेशेंट जो है ओटी में शिफ्ट किया, उसके बाद में पेशेंट को लेटा दिया ओटी टेबल पे। जैसे ओटी टेबल पे लेटाओगे तो जो एनेस्थेटिक असिस्टेंट है या ओटी असिस्टेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, स्टार्ट टू अप्लाई मॉनिटर, सारे मॉनिटर अप्लाई करेगा। सब आपके जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए जो कफ रहता है वो लगा देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ठीक है, एनआईबीपी, वो लगा देगा। अप्लाई मॉनिटर एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट
प्री ऑक्सीजनेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। Anesthesiologist pre-oxygenated the patient with 100% ऑक्सीजन फॉर 3 मिनट। और जो एनेस्थेटिक रहेगा वो 100% ऑक्सीजन के साथ में पेशेंट को 3 मिनट तक ऑक्सीजनेट करेगा। इन्वायरमेंट में कितनी होती है ऑक्सीजन? सर 21% ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में होती है, 78% जो होती है नाइट्रोजन होती है, बाकी बची कुछ अदर गैसेज होती है। अब इतनी देर पेशेंट ले रहा था क्या? 21% O2 और बाकी N2। इसका मतलब क्या है कि उसके लंग में जो आपके जो गैसेज रह जाती है, डेड स्पेस है, उसमें सब में नाइट्रोजन भी पूरी पूरी है। तो फिर क्या होगा, वहां से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा नाइट्रोजन को। इस रिप्लेसमेंट को बोला जाता है, जैसे रिप्लेस होगी उसको बोला जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, उसको बोला जाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन यहां पर होगा कैसे? जब यहां पर 21 की जगह आप क्या कर दोगे, 100% ऑक्सीजन कर दोगे। मतलब यहां भी आप ऑक्सीजन कर दोगे, 100% ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजनेट करेगा कौन? एनेस्थेटिक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम चल रहे हैं। पेशेंट को आपने प्री मेडिकेशन दे दिया, फिर ओटी में शिफ्ट कर लिया, आपने मॉनिटर अप्लाई कर दिए, उसके बाद आपने क्या करा, 100% ऑक्सीजन के साथ में पेशेंट को ऑक्सीजनेट करा। और जो ऑक्सीजनेट करा उसके कारण से जो नाइट्रोजन वहां से निकली, उस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है? किसी भी चीज को वहां से हटा देना, डीनाइट्रिफिक मतलब डी लग जाएगा उसके आगे, जैसे डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, डीऑक्सीजनेशन। ऐसे ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीजन, हम नहीं बोलते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो ये कार्यक्रम हुआ। अब जैसे ये कार्यक्रम होगा तो आगे का कार्यक्रम क्या होगा देखते हैं। फिर आगे का कार्यक्रम होगा, आगे का कार्यक्रम क्या होगा देखो। अब ये कार्यक्रम होने के बाद में 99% ऑफ द नाइट्रोजन इन लंग्स कैन बी रिप्लेस विथ ऑक्सीजन, कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रोजनेशन, इसको बोला जाएगा। ठीक है, डीनाइट्रोजनेशन। ठीक है, और 3 मिनट तक हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ में वेंटिलेट कर रहे हैं। समझ में आया क्या? जिन बच्चों ने ओटी में काम किया है उनको बहुत अच्छे से पता है। भाई देखो, मेरा समझाया हुआ अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, मैं थोड़ा और स्तर बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं समझाता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर जाके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जो है आपको फॉलो करना। मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है सूरज राठौड़ 1611, उसको भी आप फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चों, टेलीग्राम चैनल पे ये जो पीडीएफ है, पीपीटी है, मैं वहां पर शेयर कर देता हूँ। तो जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी जो है फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी क्लास नई अपलोड करता हूँ मैं, तो मैं वहां भी जो है डाल देता हूँ। और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं भी अब धीरे धीरे जो है प्रमोशन, जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो सीख रहा हूँ, ताकि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, फॉलो करो। ठीक है, जैसे दूसरे यूट्यूबर बोलते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा आप मुझे प्यार दीजिए, प्यार नहीं देना, आप फॉलो करो बस वही प्यार है। चलिए आगे चलते हैं जी। अब यहां तक हो गया, आगे देखो। प्री ऑक्सीजनेशन इंक्रीज द ऑक्सीजन रिजर्व। अब जो आप 3 मिनट तक ऑक्सीजन दी, उससे क्या फायदा हुआ? ऑक्सीजन रिजर्व बढ़ा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ी, उससे क्या होगा? हाइपोक्सिया के चांसेस कम रहेंगे, सस्टेन हाइपोक्सिया फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक जो है पेशेंट हाइपोक्सिया नहीं होगा। पेशेंट को हाइपोक्सिया क्या होता है? पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपोक्सिया कहलाता है। तो ऑक्सीजन की कमी कहां से होगी? 100% ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेट तो कर रहे हो इतनी देर तक, तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी प्यारे लाल। आगे चलो, आगे बोल रहा है जी, वंस द प्री ऑक्सीजनेशन इज कंप्लीट, इंड्यूस इज। अब देखो, एक बार आपने ऑक्सीजनेट किया, सारे कार्यक्रम हो गए, अब क्या करोगे? अब सीधा साहब इंड्यूस करेंगे पेशेंट को। आगे की जो आईवी एनेस्थेटिक ड्रग है, आईवी ड्रग है, वो देंगे। कौन सी देते हो? प्रोपोफोल। ये देखो, ये लिखा हुआ प्रोपोफोल। आईवी ड्रग क्या है? प्रोपोफोल। वंस द प्री ऑक्सीजनेशन इज कंप्लीट, तो उसके बाद इंड्यूस करोगे किसके साथ में? विथ इंट्रावेनस एनेस्थीसिया सच एज प्रोपोफोल। ठीक है, प्रोपोफोल इंड्यूसिंग एजेंट है। प्रोपोफोल ड्रग के बारे में पूरी बातें हम करेंगे, इसकी डोज बताएंगे। फिर डोज होती है 1 से 2 mg पर kg। किसी को mg पर kg का सिस्टम समझ नहीं आए तो वो भी मैं बता दूंगा। जब
हम प्रोपोफॉल पढ़ेंगे तो इसके बारे में बातें करेंगे, काफी लंबी बातें हैं। एक ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, सोयाबीन ऑयल की ये बनी होती है, 3 चीजें इसके अंदर होती है। एक ग्लिसरीन जो होता है अंडा, उसकी बनी हुई होती है ये, ठीक है। 6 एक बार ओपन होने के बाद इसकी वाइल को 6 आवर के अंदर अंदर काम में लेना होता है, वरना क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर अंडा होता है। जब इंजेक्शन लगाते हो प्रोपोफॉल तो दर्द होता है, क्यों? क्योंकि ऑयल बेस होती है सर, सोयाबीन ऑयल होता है इसमें, तो ऑयल थिकनेस होती है उसकी ज्यादा, वाटर बेस होती है उसकी थिकनेस होती है कम, तो जब ज्यादा थिक होगा तो मतलब लगाते टाइम पे दर्द ज्यादा होगा। आए के बाद समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। जब प्रोपोफॉल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सब। इंट्रावीनस एजेंट आर प्रिफर्ड फॉर इंड्यूसिंग बिकॉज ऑफ देयर अल्ट्रा फास्ट एक्शन। तुरंत काम करता है, वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन के अंदर अंदर काम करता है, जैसे लगाया तुरंत। वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन कितनी देर का होता है जी? 15 सेकंड का वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन होता है। जैसे लगाओगे तुरंत काम करना स्टार्ट करेगा, 15 सेकंड के अंदर अंदर ये काम कर देगा, वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन के अंदर ये काम करेगा, इसलिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे लगाया तुरंत पेशेंट इंड्यूस। आपने कहीं वीडियो देखी होगी कि जैसे इधर इधर आप प्रोपोफॉल लगा रहे हो पेशेंट के, उधर पेशेंट जो है तुरंत इंड्यूस हो गया। नेक्स्ट, अब क्या होगा, एक बार आपने पेशेंट को ओटी में लिया, आपने मॉनिटर लगाया, ऑक्सीनेट किया, उसके बाद में आपने जो है इंड्यूस किया। अब इंड्यूस के बाद क्या करोगे साहब? आफ्टर द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियसनेस, अब पेशेंट क्या हो गया? अनकॉन्शियसनेस हो गया, बेहोश हो गया। और नेक्स्ट टाइम, अब अपना नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा? सिक्योर एयरवे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके पेशेंट की एयरवे को सिक्योर कीजिए, वरना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। एयरवे को सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? ट्यूब डालनी पड़ेगी, सही बात है, as early as possible. That's why, due to its rapid onset, succinylcholine is the ideal muscle relaxant for intubation. अब एयरवे सिक्योर करना आपको, आपने प्रोपोफॉल दे दिया, पेशेंट इंड्यूस हो गया। इंड्यूस होने के बाद में तुरंत आपको क्या करना? पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? पहले मसल रिलैक्सेंट उसको देना पड़ेगा। और मसल रिलैक्सेंट कौन सा दोगे? सक्सिनाइलकोलिन, क्योंकि सक्सिनाइलकोलिन का क्या है, देखो लाइन में लिखी हुई है, रैपिड ऑनसेट, तुरंत प्रभाव से काम करना स्टार्ट करता है, एंड रैपिड रिकवरी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रैपिड ऑनसेट सक्सिनाइलकोलिन, दैट्स द आइडियल, अरे कहां गई लाइन ये? दैट्स व्हाई ड्यू टू इट्स रैपिड ऑनसेट सक्सिनाइलकोलिन इज द आइडियल मसल रिलैक्सेंट फॉर इंट्यूबेशन। पेशेंट इज इंट्यूबेटेड विद कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ में क्या करोगे? पेशेंट को इंट्यूबेट हम करेंगे। आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता दूंगा। जो कफ रहता है एंडोट्रेकियल ट्यूब का, उसमें एयर भरी जाती है कितनी? 4 to 8 ml, इतनी एयर फिल की जाती है, ठीक है। नंबरिंग में बता देता हूं, वैसे पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए इजी रहेगा याद करना, बार बार चीजें रिपीट होती है तो याद हो जाती है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिला पे पड़त निशान। कि बार बार चीजों को रिपीट करने से सब कुछ याद हो जाता है। बार बार अगर एक जगह से रस्सी जो है, कुएं में से पानी खींचते हैं तो एक ही जगह से रस्सी आती है, तो वहां पर क्या होता है, जो पत्थर होता है ना, उस पर भी निशान हो जाता है। तो बार बार चीजें, अगर मैं हर क्लास में चीजें बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, हर क्लास में आप सुन रहे हो तो याद हो जाएगा। मैं बहुत रिपीट करता हूँ चीजें, ध्यान रखना इस बात का। तो 21 सेंटीमीटर की ट्यूब ली जाती है फॉर फीमेल, ये लंबाई है। 23 सेंटीमीटर की ली जाती है फॉर मेल। 8 नंबर या 8.5 नंबर जो ट्यूब ली जाती है वो ली जाती है मेल में। 7.5 नंबर ट्यूब यूज ली जाती है फीमेल में। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में छोटी छोटी बातें हो गई है। सही बात है क्या? आगे चलो। हमने बोला, क्या बोला हमने ये बोला कि पेशेंट इंट्यूबेट कर देंगे हम कप्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब से। उसके बाद में पोजीशन ऑफ द ट्यूब इज वेरीफाइड बाय ऑस्कल्टेशन या फिर कैप्नोग्राफी। अब क्या ट्यूब सही लगी या नहीं लगी, उसकी पोजीशन के बारे में भी तो पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे? तो पता करेंगे या तो ऑस्कल्टेशन से, मतलब आप साउंड सुन सकते हो, चेस्ट मूवमेंट देख सकते हो, या फिर
कैप्नोग्राफी। अब कैप्नोग्राफी के बारे में एक बात है, कैप्नोग्राफी इज द श्योरेस्ट टेक्निक टू कंफर्म इंट्यूबेशन। कि कैप्नोग्राफी की रीडिंग अगर सही आ रही है, रीडिंग कल की क्लास में बताई थी, वापस बता रहा हूं, 32 से लेके 42 mmHg कैप्नोग्राफी की नॉर्मल रीडिंग होती है। इसको बोला जाता है EtCO2, एंड टाइडल CO2। अगर ये आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो मतलब ट्यूब क्या हो गई है जी, गलत जगह लग गई है। ठीक है, गलत जगह मतलब ईसोफेगस में चली गई है। तो कैप्नोग्राफी क्या है, श्योरेस्ट टेक्निक है। ग्राफ कैसा बनता है इसका, ग्राफ बनाना भी आता है क्या, नहीं आता है तो देख लो प्यारे बच्चों। ऐसन टाइम के अगेंस्ट में ग्राफ बनता है और यहां पर mmHg 42 लिखा हुआ रहेगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा जी, पूछना तो पड़ेगा ना। ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, हल्की बुल्की त्रुटि हो तो क्षमा कर देना, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, हल्की बुल्की गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ग्राफ बनता है जी। अगर सही से इंट्यूबेट हो गया है पेशेंट, तो नहीं हुआ है तो फिर गलत ग्राफ बनेगा। तो EtCO2 मतलब कैप्नोग्राफी और ऑस्कल्टेशन से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे पता करोगे एंडोट्रेकियल ट्यूब सही लगी या नहीं लगी। तो कैप्नोग्राफी श्योरेस्ट टेक्निक है और ऑस्कल्टेशन दोनों से ही पता किया जाता है। लेकिन आपके पास दोनों ही ऑप्शन आ गए तो क्या आंसर करोगे भाई, दोनों ऑप्शन आ गए, अब क्या करोगे, तो क्या करोगे, कैप्नोग्राफी आंसर करोगे। क्योंकि कैप्नोग्राफी क्या है, श्योरेस्ट टेक्निक है इंट्यूबेशन सही हुआ या नहीं हुआ ये जानने की। ओके चलिए, तो चलिए गाइज देखते हैं आगे। अब आपने ट्यूब डाल दी तो क्या करो, ट्यूब को फिक्स कर दो। किसके साथ में, फिक्स विथ एडेसिव। एडेसिव चिपका के उसको फिक्स कर दिया। आगे, आफ्टर कंफर्मिंग द पोजीशन ऑफ ट्यूब, चेस्ट एक्सरे करवा के भी करते हैं कई लोग। आफ्टर कंफर्मिंग, क्योंकि चेस्ट एक्सरे कराओगे तो क्या होगा, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, एक लाइन होती है जिससे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है और वो एक्सरे में दिखाई देती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियोपेक लाइन। और जो कफ होता है, कफ उसमें एयर फिल की जाती है। और अगर लेजर सर्जरी है तो उसमें कफ में एयर नहीं भरेंगे, तो क्या करेंगे साहब, उसमें वाटर फिल करेंगे हम। एंडोट्रेकियल ट्यूब शायद मैंने पढ़ा दी तुम्हारे को यहीं पे यूट्यूब पे, मैं देख लूंगा एक बार, अगर नहीं पढ़ाई होगी तो हम एक क्लास लेंगे एयरवेज की, जिसमें हम बुडल्स एयरवे के बारे में बता देंगे, मास्क बता देंगे, लेरिंगोस्कोप बता देंगे पूरा, और शायद लेरिंगोस्कोप तो बता भी दिया होगा। और उसके अलावा हम LMA बता देंगे सारे, एंडोट्रेकियल ट्यूब बता देंगे सारी, DLT बता देंगे, डबल ल्यूमेन ट्यूब बता देंगे, ये सारा हम बता देंगे। एक क्लास ले लेंगे अलग से, थ्योरी क्लास कर दूंगा बस, MCQs की नहीं करूंगा, थ्योरी कर दूंगा। शांति है, मेरे पास में इतने मैसेज आ रखे हैं सर MCQs की क्लास, कुछ मतलब 50% बच्चे बोल रहे हैं MCQs की क्लास करो क्योंकि एग्जाम आ रहा है DSSB का। और कई बच्चों के मैसेज आ रखे हैं सर थ्योरी क्लास करो क्योंकि उनके पेपर आ रहे हैं। अब सर रह गए एक, अब एक दिन में 2 क्लास हो तो सकती है, लेकिन फिर वही है, समय बहुत ज्यादा लग जाता है इन चीजों को करने में। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं दोनों ही चीजें दूंगा आपको। मैं जैसे 2 दिन लगातार MCQ जाके, अब फिर अब थ्योरी क्लासेस अपलोड कर देंगे, फिर MCQs कर देंगे। और लाइव के लिए बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, लाइव के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सेटअप अपना नया है, तो हालांकि मैंने ट्राई भी नहीं किया अभी एक बार भी लाइव ऑन करने का, पर हो नहीं पा रहा है अभी। तो आई विल ट्राई, और थोड़े ही समय में मैं शायद ऑन कर दूंगा। और अगर लाइव नहीं भी हो पाती है तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे लाइव आऊंगा यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, दोनों में से एक पे, वहां बढ़िया बात करेंगे। आई थिंक इंस्टा पे लाइव आना ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप बातें करनी है तो, क्लासेस के लिए यहाँ पर लाइव आएंगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने क्या करा, आफ्टर कंफर्मिंग द पोजीशन ऑफ ट्यूब, आपने ट्यूब की पोजीशन कंफर्म कर ली। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं IPPV, ठीक है, इंस्पायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। स्टार्ट विथ बैग और मास्क वेंटिलेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन भी होता है, और वेंटिलेटर के थ्रू भी आप जो है वेंटिलेट पेशेंट को करोगे। वेंटिलेट मतलब पेशेंट को एक तरीके से आप सांस दे रहे हो, नॉर्मल लैंग्वेज में। अब उसमें क्या क्या होगा जी, एनेस्थीसिया इज मेंटेन्ड विथ, अब हम मेंटेनिंग एनेस्थीसिया किसको बोलते हैं, हम मेंटेनिंग एनेस्थीसिया बोलते हैं इनहेलेशन एजेंट को मेंटेनिंग एनेस्थीसिया भी बोला जाता है। ठीक है, एनेस्थीसिया इज मेंटेन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी, इतनी 33.3% प्लस नाइट्रस ऑक्साइड कितना 66.6%, और इनहेलेशन एजेंट बाकी बचा कुचा। ठीक है,
ये कार्यक्रम हम करेंगे। यहां लिख देता हूं, थोड़ा सही रहेगा। 3.3% तो लेते हैं हम O2 प्लस N2 हम लेते हैं 66.6% प्लस इनहेलेशनल एजेंट। इनहेलेशनल एजेंट इसको बोला जाता है फ्रेश गैस मिक्सर। क्या बोला जाता है? कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, फ्रेश गैस मिक्सर। ठीक है, फ्रेश गैस मिक्सर इसको बोला जाता है। देखो आगे, रिलैक्सेशन फॉर सर्जरी इज अचीव्ड बाय नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। देखो मसल रिलैक्सेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, एक होते हैं नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। दो टाइप के मसल रिलैक्सेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें सक्सिनाइलकोलिन आपके जो है वो आ जाता है, और एट्राक्यूरियम आ जाता है, मीवाक्यूरियम आ जाता है, सिस एट्राक्यूरियम आ जाता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं। मसल रिलैक्सेंट पढ़ाऊंगा जब पूरा क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बताऊंगा। सही बात है। क्या सक्सिनाइलकोलिन की डोज क्या रहती है? 1 से 2 mg पर केजी। तो ये हो गई अपनी बात, मसल रिलैक्सेंट तक आ गई। अब देखो, अब ये अब तक बताया, इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, हालांकि आगे और पढ़ाएंगे अपन। पेशेंट आया, प्री मेडिकेशन दी, ओटी में शिफ्ट किया, ओटी टेबल पे लिया, उसके बाद में आपने जो है मॉनिटरिंग उसके लगाई, एनेस्थेटिक ने 3 मिनट तक उसको वेंटिलेट किया विद द 100% ऑक्सीजन। उसके बाद में आपने जो है प्रोपोफॉल दिया, प्रोपोफॉल के बाद में इंड्यूस हो गया, इंड्यूस के बाद में आपने मसल रिलैक्सेंट दिया और पेशेंट को जो इंट्यूबेट कर दिया कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब से। तो ट्यूब को भी आपने क्या कर दिया? फिक्स। जैसे ट्यूब फिक्स हुई उसके बाद में आपने क्या कर दिया? स्टार्ट वेंटिलेशन। ये काम फटाफट फटाफट होता है। आपने क्या किया? फिर पेशेंट को वेंटिलेट स्टार्ट कर दिया, वेंटिलेशन स्टार्ट कर दिया विद द IPPV, ठीक है, इंस्पायर्ड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। उसके बाद में उसमें जो एयर दी उसमें क्या क्या रहता है? ऑक्सीजन रहती है, नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, इनहेलेशन एजेंट रहते हैं। कितना कितना? ऑक्सीजन इतना, नाइट्रस ऑक्साइड इतना, और इनहेलेशन एजेंट इतना, 3366। अब आगे आगे क्या करोगे आप? नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट देते हैं, जो पहले ही दे चुके हैं आप, क्योंकि आपको क्या करना था? इंट्यूबेट वहां पर करना था। अब उसके बाद में अब सर्जरी चालू कर दो। कर दी साहब, बढ़िया, सर्जरी चालू है, सर्जरी खत्म। अब पेशेंट को वापस रिकवर करना पड़ेगा। सर्जरी खत्म, तो सर्जरी हो गई, सूचर लग गए, ड्रेसिंग हो गई, सारे काम हो गए। अब पेशेंट को रिवर्स तो करो। तो रिवर्स क्या करेंगे? देखो हम रिवर्स करते हैं, पेशेंट को रिवर्स करते हैं जी। चलिए, एट द एंड ऑफ द सर्जरी, सर्जरी के अंत में, द मसल ब्लॉकेज इफेक्ट ऑफ नॉन डिपोलराइजर इज रिसीव्ड विथ रिवर्स विथ नियोस्टिग्माइन। इंपॉर्टेंट, ये ड्रग का नाम है नियोस्टिग्माइन। जो आपने मसल रिलैक्सेंट चेपा है ना उसके पेशेंट के, जिससे मसल रिलैक्स हुई है, स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटन की मसल रिलैक्स हो जाती है, वो रिवर्स भी तो करनी पड़ेगी। तो रिवर्स किससे करोगे? नियोस्टिग्माइन एक ड्रग आती है उससे, प्लस ग्लाइकोपाइरुलेट एक ड्रग आती है उससे। ये ग्लाइकोपाइरुलेट सर्जरी स्टार्ट होते टाइम भी दिया जाता है, मतलब इंट्यूबेट करने से पहले, ताकि पेशेंट के ओरल सिक्रेशन कम से कम हो। ये सीक्रेशन रोकने का काम करती है। और लास्ट में भी दिया जाता है ताकि सीक्रेशन कम हो। अब ये सीक्रेशन कम करके क्या कर लेंगे जी हम? ये कर लेंगे कि जब पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है ओरल सीक्रेशन ज्यादा हो और ट्रेकिया में चले जाए, मतलब पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। तो उस एस्पिरेशन को बचाने के लिए उस टाइम पे जो है ग्लाइकोपाइरुलेट दिया जाता है, ताकि एस्पिरेट नहीं करे पेशेंट। और लास्ट में इसलिए दिया जाता है क्योंकि ट्यूब निकालते वक्त आपने सक्शन कर लिया, जो ओरल कैविटी में जो भी था वो सब निकाल लिया आपने सक्शन करके, ठीक है, जो भी फ्लूइड था या फिर ब्लड था, जो भी था। अब वापस आप क्या दोगे? ग्लाइकोपाइरुलेट और नियोस्टिग्माइन दोगे, ताकि क्या हो? इससे तो जो आपने मसल एक्शन दिया उसका इफेक्ट खत्म होगा, और इससे क्या होगा? इससे सीक्रेशन कम होंगे, ठीक है। तो नियोस्टिग्माइन प्लस ग्लाइकोपाइरुलेट एंड देन द पेशेंट इज एक्सट्यूबेटेड आफ्टर, कब? सक्शनिंग, थ्रू सक्शनिंग ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का सक्शन के थ्रू, सक्शन करते करते हम क्या करेंगे? एक्सट्यूबेट करेंगे पेशेंट को। एक्सट्यूबेशन का मतलब क्या होता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब को बाहर निकालना एक्सट्यूबेशन कहलाता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करना इंट्यूबेशन कहलाता है। सही बात है क्या? ये देखो, कुछ इस तरीके से फिक्स कर दी जाती है ट्यूब को, और फिर बाद में इसको निकाल भी लिया जाता है, ठीक है। ये फिक्स की हुई है ट्यूब, देखो कहां फिक्स कर रहे हैं? एक साइड में कोने पे इसको फिक्स किया जाता है, क्लियर है? ऐसे नहीं बीचों बीच लगा दिया एक तरफ। क्यों एक तरफ? क्यों? ताकि सक्शनिंग इधर से आराम से हो, आपको स्पेस मिल सके सक्शनिंग के लिए। अच्छा, ठीक है।
तो इसलिए हम इसको एक तरफ एडजस्ट इसको कर देते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब की डायग्राम मैंने नहीं लिया, वरना वो भी बता देता आपको किस तरीके से की एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है। ठीक है, ये जो टेप है इसको इधर से लिया, इसके चारों तरफ लिपटा और इधर ले गए। इसको हमने इधर से लिया, इधर से, और इसके चारों तरफ यूं घुमाया और इधर ले गए, इधर चिपका दिया। इसको यहां से लिया, इधर चारों तरफ घुमाया, इधर चिपका दिया। इस तरीके से फिक्स किया जाता है। देखो फिक्स करना भी सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखना। नहीं तो आप बोलते ट्यूब फिक्स करो, आप कभी की नहीं, क्या कंधा करो, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लो, इस तरफ से लो, पहले इसके 3 बार घुमाया, इधर चिपका दी, एक ली इधर से, 3 बार घुमाया, इधर चिपका दी। क्लियर है, फिक्स हो गई। करके देखना, ट्राई करके देखना, पेन के ट्राई करके देखना। उसके बाद में लास्ट और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बस नाम नाम याद करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ नाम पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक। 7 स्टार ही लगा दो जी। क्या पूछता है? पूछेगा स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया कितनी होती है, पहला क्वेश्चन। तो कितनी दिखाई दे रही है स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया? 1 2 3 4, 4 स्टेज होती है एनेस्थीसिया की। वो बोल देगा स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। पहली स्टेज को क्या बोला जाता है बच्चों? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाएगा? स्टेट ऑफ एनाल्जेसिया इसको बोला जाएगा। फ्रॉम एनाल्जेसिया टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द निवारक। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्टेज 1 को स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया बोला जाता है। बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 को क्या बोला जाएगा? स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की स्टेज बोला जाता है। पहली में दर्द खत्म हो रहा है, दूसरी में एक्साइटमेंट हो रहा है। ठीक है, दर्द खत्म होगा तो अपने आप आदमी उछलना स्टार्ट कर देता है। दर्द होता है जब तक शांति से बैठा रहता है, अरे बारे दर्द, और जैसे दर्द खत्म हुआ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट लो स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा? स्टेज 3 होती है स्टेज 3 ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज 3। दर्द कम हुआ, एक्साइटमेंट हुई, और अब स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। और स्टेज 4 क्या बोल देंगे? मेडुलरी पैरालिसिस। स्टेज 4 को बोला जाता है मेडुलरी पैरालिसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी कोई एग्जाम में। स्टेज 4 एनेस्थीसिया को क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा मेडुलरी पैरालिसिस। 99.99%, यहां लिख दूं क्या? यहां लिख देता हूं जी, 99.99%। 99%, अरे 99 दो बार आता है। 99% चांस है DSSSB में पूछे जाने के, और MCRE का नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टेज 1 को क्या बोलते हैं, स्टेज 2 को क्या बोलते हैं, स्टेज 3 को क्या बोलते हैं, स्टेज 4 क्या? तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेज 1 को बोला जाएगा स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। ठीक है, स्टेज 2 को क्या बोला जाएगा? जैसे दर्द खत्म हुआ तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज 3 को बोला जाएगा क्या? स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। और स्टेज 4 को बोला जाएगा मेडुलरी पैरालिसिस। क्लियर है क्या? तो ये बात हुई अपनी जनरल एनेस्थीसिया के जनरल प्रोटोकॉल्स के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब ही यही होता है कि पूरी बॉडी जो है एनेस्थेटाइज हो गई, नो सेंसेशन पूरी बॉडी में हो गए, उसको जनरल एनेस्थीसिया हम नाम देते हैं। आया क्या समझ में? उम्मीद करता हूँ टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा आपको बच्चों। और अब नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी, उसमें हम पढ़ेंगे आगे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग या फिर आईवी ड्रग्स। जैसे आईवी ड्रग खत्म होगी तो फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके इनहेलेशन एजेंट। इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही प्यार दिखाते रहे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जूनियर्स तक, अपने सीनियर्स तक। और स्टोरी स्टेटस भी आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हो। और कमेंट किया करो यार, कुछ भी लगे तो, कुछ अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करो कि सर क्लास अच्छी थी, थैंक यू सो मच, जो भी है। क्लास अच्छी नहीं लगे तो कमेंट करो कि सर क्लास में ये दिक्कत थी, अगली क्लास में थोड़ा ध्यान रखना। तो सब कुछ आप यार, आप और मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा उसको जो है समझो उस चीज को कि हाँ यार, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी चीजें हमको मिल रही है। आप लोगों को पता है आज भी मेरे नाम से कोर्स, पेड कोर्स बेचे जा रहे हैं और लोग उनको बढ़िया से खरीद भी रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो जब मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दे रहा हूँ तो आप लोगों को, अच्छा जब मैं आज के 4 साल पहले जो मैंने कोर्स रिकॉर्ड किया था और 4 साल के बाद जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें रात दिन का अंतर है। जो बच्चे मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता है।
स्टार्टिंग में पढ़ाने का तरीका अलग था, आज अलग है। पहले चीजें मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता था, आज किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अलग चीजें हैं। तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ये मानो तुम कि जो 3 साल तक मैंने पढ़ाया है उसका सारांश है, या 4 साल तक जो मैंने पढ़ाया है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू।